बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। घर के चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थी। बोसीदा लकड़ी के दरवाजे पर लगा जंग आलूदा ताला चीख चीख कर कह रहा था कि बरसों से या शायद सदियों से कभी उसको खोला नहीं गया। दीवारों का पलस्तर उखड़ कर बाहर आ रहा था। बरामदे के एक सुतून पर लगा गारा और मलबा झड़ झड़ कर गिर रहा था। झुरी से नजर आने वाली घास पर गिरगिट ऐसे घूम रहे थे जैसे बेखतर हों। बेतरतीब कहीं उजड़ी और कहीं से उखड़ी और सूखी घास, बरसों से पानी को तरसती खुश्क बंजर रोती सिसकती घास और चुरमुरे से जमीन पर बिखरे पत्ते। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं कभी उस 1000 गज पर बने खंडर को देख रही थी और कभी पीछे रोड पर शोर मचाती हॉर्न बजाती तेज रफ्तार से गुजरती गाड़ियों को। ये वही घर है। मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं था। ये वही घर है, मेरा दिल कह रहा था। मैंने एक दफा फिर दिलो दिमाग की तकरार से घबराकर गोल बरामदे की तरफ देखा और फिर मेरी नजर कुर्सी पर झूलती उस लड़की पर पड़ी और मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। मेरी और निदा की दोस्ती बहुत पुरानी नहीं तो नई भी नहीं थी। मेरी और उसकी दोस्ती फेसबुक से शुरू हुई थी। सफेद लिबास में लंबे स्याह बाल खोले बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट वाली उस लड़की को जब मैंने देखा तो बेसाख्ता फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और उसने भी फौरन कबूल कर ली। दोस्ती तकल्लुफात से आगे बढ़ी तो एक बड़ा हैरान कुन इंकशाफ हुआ कि निदा मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है। बस दोस्ती गहरी होने में एक ही कॉलेज का संगे मील साबित हुआ। उसने बताया कि उसका एक छोटा भाई भी है और उसकी अम्मी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैं जब उसके अब्बा के बारे में कोई सवाल करती तो वो टाल जाती। दरअसल कुरेदने वाली फितरत मेरी भी नहीं है। जब मैंने महसूस किया कि अपने अब्बा के बारे में बताते हुए वो कतराती है तो मैंने पूछना ही छोड़ दिया। मैं सोचती कि शायद उसके अब्बू ने उसकी अम्मी को तलाक दे दी हो या शायद वो मर चुके हों। खैर, मुझे इन बातों में ऐसी कोई खास दिलचस्पी भी नहीं थी। मुझे निदा अच्छी लगती थी और अच्छी लगती क्या, वो थी ही बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, मुखलिस और नर्म मिजाज। हम दोनों घंटों लॉन में बैठकर गपशप लगाते, फिल्मों के बारे में बातें करते। तो हम पुरानी फिल्में पसंद करते थे और मैं नई फिल्में। यार, मेरी समझ में नहीं आता ये तुम पाकिस्तान बनने से पहले की फिल्मों को कैसे देख लेती हो। आजकल देखो कैसी शानदार मूवीज बन रही हैं। तुम तो मुझे कोई आसारे कदीमा की बूढ़ी रूह लगती हो। एक दिन मैंने कहा तो वो बेसाख्ता हंस पड़ी। फिर उसने चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी लाकर अजीब और वीरान सी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए सर्द लहजे में कहा, अच्छा तो तुमने मुझे पहचान लिया। और फिर हंसती चली गई और मैं जो उसके बदलते लहजे और सर्द आंखों से एक लम्हे के लिए डर सी गई थी, हंस पड़ी। तौबा है, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैंने रुकी हुई सांस लेते हुए उससे कहा, नहीं, एक्चुअली मेरी मम्मी को पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की फिल्में बहुत पसंद थी, तो मैं बचपन में उनके साथ बैठकर देखती थी। अब तो बरसों हो गए हम लोगों ने टीवी ही नहीं देखा। उसने अफसुर्दगी से कहा, यार, इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में तुम टीवी नहीं देखती, मोबाइल यूज नहीं करती, हैरत है ना। इस तरह तुम जमाने के साथ कैसे चलोगी। मैंने हमदर्दी से उसके सर्द हाथों को मोहब्बत से थामते हुए कहा, मैं क्या करूंगी मेरी जान जमाने के साथ चलकर। मैं जहां हूं, जिस हाल में हूं, ठीक हूं। उस लम्हे खूबसूरत आंखों में नमी छुपाते हुए निदा मुझे बहुत दुखी और अफसुर्दा सी लगी थी। चलो दफा करो, कैंटीन चलो, गरम गरम पकौड़े खाएंगे और साथ में कॉफी पियेंगे। मैंने खड़े होकर उसका हाथ पकड़कर उसको खड़ा किया और यूं मेरी तवक्को के मुताबिक मौजू बदल गया, जो कि मैं चाहती तो मैं बहुत कुछ थी। अम्मी, मेरी दोस्त निदा कितनी प्यारी है, कितनी दफा आप उससे मिल भी चुकी हैं। आप भाई के लिए सारे जहां में क्यों लड़कियां ढूंढती फिर रही हैं। बस भैया की शादी निदा से कर दें।
उस रोज जब एक रिश्ते वाली ने अम्मी को साजिद भाई के लिए लड़की दिखाने को कहा तो मैंने जिद की। हाँ बेटा, लड़की तो बहुत सुलझी हुई और प्यारी है, लेकिन बेटा शादी ब्याह के मामलात में सिर्फ लड़की नहीं देखी जाती, बहुत कुछ देखा और सोचा जाता है। तुम खुद बताती हो कि वो अपने अब्बा के बारे में कोई बात नहीं करती, अम्मी उसकी किसी से नहीं मिलती। तुम 10 दफा गई हो तो 2 दफा उससे तुम्हारी दुआ सलाम हुई है। खानदान क्या है, कौन लोग हैं, कुछ भी तो नहीं पता। अम्मी ने सोने के कंगन कलाइयों में सजाते हुए मुझे आराम से कह दिया। खैर अम्मी, मुझे उम्मीद है कि उसके अब्बा यकीनन अच्छे आदमी नहीं होंगे, और रही बात उसकी अम्मी की तो वो बहुत मसरूफ रहती हैं। घर के एक एक काम को तो वो खुद करती हैं, और हो सकता है निदा का खानदान यहाँ ना रहता हो। एक बार मैंने उससे पूछा तो उसने कहा था कि उसका पूरा खानदान ननिहाल और ददियाल यहाँ नहीं होते। मैंने निदा का मुकम्मल दिफा किया। खैर अभी तो मैं जा रही हूँ, नसीब में हुआ तो चले देखते हैं। लड़की बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। अम्मी ने कमरे से बाहर निकलते निकलते मेरे कांधों पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से कहा, यार तुम्हारी गाड़ी है या रॉकेट? मैंने निदा के घर पहुंचते ही उससे कहा। तुमने फोन किया कि मैं गाड़ी भेज रही हूँ, मैंने फोन बंद किया और तुम्हारी गाड़ी दरवाजे पर मौजूद थी। यकीन करो इतनी भागम भाग गाड़ी में बैठी कि हेयरबैंड हाथ में साथ था, और सही तरह हेयरबैंड लगा भी नहीं पाई कि तुम्हारा घर आ गया। मैंने फूली हुई सांसों के साथ बहुत हैरान लहजे में कहा, तो दूर ही कितना है तुम्हारा घर? एक कदम यहाँ तो दूसरा कदम तुम्हारे घर पर। निदा ने लापरवाही से शेल्फ में से किताबें ढूंढते हुए कहा, खुदा का खौफ करो यार, तुम्हारा घर गुरुमंदिर पर है और मेरा नाज़माबाद में। अब इतना भी करीब नहीं कि तुम एक कदम यहाँ रखो और दूसरा मेरे घर में। सच बताओ, तुम इंसान हो या जिन? मैंने उसकी बात का बुरा मनाते हुए ठहरे हुए लहजे में पूछा। मैं जिन नहीं हूं मेरी बहन, लेकिन मैं इंसान भी नहीं हूं। मुझे उसका लहजा पुरस्रार सा लगा। क्या मतलब? एक लम्हे के लिए मुझे उससे खौफ सा महसूस हुआ। तौबा है, तुम कितनी अहमक और डरपोक हो यार। मैं लड़की हूं, मैंने इस सेंस में कहा था। मेरी खौफजदा शक्ल देखकर वो बेसाख्ता हंसती और फिर हंसती ही चली गई। निदा की हंसी कितनी खूबसूरत है, मैंने हमेशा की तरह अपने दिल में कहा था। उस रोज हमारा केमिस्ट्री का पेपर था। कुछ सवालों पर निदा मुतमईन नहीं थी और कुछ जगहों पर मैं परेशान थी। सो निदा ने कहा कि वो गाड़ी भेज रही है और फिर हम दोनों कंबाइंड स्टडी करेंगे। यूं इस वक्त मैं निदा के कमरे में बैठी सवालात हल कर रही थी। क्या कर रही हो निदा? केमिस्ट्री के पेपर्स की तैयारी क्यों कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो? हर साल इस तरह एग्जाम्स की तैयारी करती हो जैसे तुमको पेपर देना हो। निदा का छोटा भाई शकील क्रिकेट का बैट लिए अंदर दाखिल हुआ और हमें पढ़ते देखकर बोला, चलो जाओ, तुमको मैंने मना किया था ना कि जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब ना किया करो। जब तुम अकेले खड़े छक्के और चौके लगा रहे होते हो तो मैं तुम्हें कुछ कहती हूँ। निदा ने झुंझला कर उसको हाथ के इशारे से कमरे से बाहर जाने को कहा। हाँ तो फिर? यार ये क्या कह रहा था? तुम हर साल तैयारी करती हो? मैं निदा और उसके भाई की बातों में उलझ सी गई थी, सो मैंने उसकी बात बीच में काट दी। तुम नहीं जानती ये भाई कैसी ऊट पटांग बातें करते हैं यार। तुम्हारा भी तो भाई है, तुमको तो आदी होना चाहिए इस किस्म की फजूलियात का। चलो यार पढ़ो, वक्त कम है और मुकाबला सख्त, उसने किताब खोलते हुए कहा। मैंने सर झटका और पढ़ने में मसरूफ हो गई, लेकिन न जाने क्यों एक उलझन थी। मैं कुछ समझने से कासिर थी। मेरी और निदा की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। अगर वो किसी दिन कॉलेज नहीं आती तो मैं घर ना आती, बल्कि सीधी उसके घर पहुंच जाती। मुझे वैसे भी निदा का घराना बहुत पसंद था। खूबसूरत गोल बरामदों वाला बड़ा सा बंगला जिसकी खिड़कियों पर सफ़ेद जाली के पर्दे लहराते थे। पूरे घर में गुलाब की खुशबू महकती रहती। निदा की अम्मी को गुलाब बहुत पसंद थे तो वो एयर फ्रेशनर गुलाब का इस्तेमाल करती। उनके घर में मुलाजिमीन नहीं थे, इसके बावजूद 1000 गज के वसी रकबे पर फैला उनका घर हर वक्त साफ सुथरा रहता। इतना साफ कि आंखों में मैल हो लेकिन उनके घर में मैल ना हो। हमेशा खाना वक्त पर तैयार होता। मैं वक्त बेवक्त बहुत दफा गई। हमेशा उनकी मेज लजीज खानों से सजती। उसकी अम्मी मध्यम लहजे में हमसे बहुत कम गुफ्तगू करती, लेकिन निदा और शकील यानी निदा का छोटा भाई इसके मामले में हमेशा बहुत हसास रहती। एक लम्हे के लिए दोनों को जरा सा भी आंखों से ओझल हो जाते तो उनकी अम्मी घबरा कर आवाजें देने लगती।
मैं अक्सर सोचती कि या अल्लाह ऐसी भी क्या बेसब्री या मोहब्बत। मैं अक्सर निदा से कहती, यार तुम्हारी अम्मी तो तुम लोगों के बारे में इतनी हसास हैं, तुमको कॉलेज कैसे भेज देती हैं? तो निदा हंस कर कहती, क्योंकि मैं बैक वक्त कॉलेज में भी होती हूँ और घर में भी। क्या मतलब? मैं चौंकी तो निदा एक जोरदार थप्पड़ मेरी कमर पर मारकर कहती है, अहमक, ऐसा हो सकता है जो मतलब पूछती हो? मैं कॉलेज में होती हूँ तो घर पर मेरी तस्वीर होती है और फिर मैं खुद ही अपने सवाल और अपनी हैरत पर शर्मिंदा हो जाती। वैसे ये हकीकत है कि निदा की अम्मी दूसरी माओं से मुझे मुख्तलिफ लगती। यार ये सब क्या है? एक रोज मैंने खौफ और हैरत के मिले जुले अंदाज में खिड़की से झांकती निदा से पूछा। ये निदा की आंखों से सवाल किया, हाँ ये साहब कौन है और उनके साथ? ये मेरे अब्बू हैं। निदा मेरा सवाल मुकम्मल होने से पहले ही रो पड़ी थी। तुम्हारे अब्बू? मेरी आवाज जैसे हलक में फंस गई थी। उस रोज जब निदा कॉलेज नहीं आई तो मैं कॉलेज से सीधी उसके घर आ गई। निदा की अम्मी, जिनको मैंने कभी लॉन में नहीं देखा, जिनकी आवाज की नरमी और धीमा लहजा हमेशा मुझे मुतासिर करता था, वही निदा की अम्मी हाथ में कुल्हाड़ी उठाए चीख रही थी। और वो बहुत सोबर पर्सनालिटी वाले साहब, उनके साथ एक मिडिल एज खातून और काफ़ी ग्रेसफुल खातून थी। वो हाथ जोड़ जोड़ कर मिन्नतें कर रही थीं कि उनको अंदर आने दिया जाए। वो हाथ जोड़ रहे थे, वो रो रहे थे, वो कह रहे थे, हम सब मिलकर रहेंगे, तुमको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन निदा की अम्मी एक लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं थी। वो उन्हें गेट के अंदर कदम रखने नहीं दे रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे अगर मैं आगे बढ़ी तो शायद कुल्हाड़ी के वार से वो मेरे सर के भी 2 टुकड़े कर देंगी। लेकिन जैसे ही मैं उन लोगों के करीब पहुंची, वहां खामोशी हो गई। निदा की अम्मी ने बड़ी अपनायत से हमेशा की तरह मेरे लिए गेट खोला। मैं एक हिप्नोटाइज सी कैफियत में घर में दाखिल हो गई और फिर लकड़ी का वो मुनकश जालीदार गेट एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। मेरे कदम एक सहरज़दा सी कैफियत में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। ये सब क्या था? निदा की अम्मी का ये कौन सा रूप था? मैं ये समझने से कासिर थी। और निदा ये कह रही थी कि दरवाजे पर गिड़गिड़ाता हाथ जोड़ता शख्स उसका बाप है। एक्चुअली अब्बू ने दूसरी शादी कर ली है। उनके साथ उनकी सास और उनकी नई बीवी थी। ये घर अब्बू महर में अम्मी के नाम कर चुके हैं। अब अब्बू अपनी ही बीवी के साथ वापस आना चाहते हैं और अम्मी ये होने नहीं देंगी। बस यही झगड़ा था। कई दिनों से मेरे दिमाग में उठते सवालों का निदा ने कॉलेज कैंटीन में भाप उड़ाती चाय के कप पर नजरें जमाए जवाब दे दिया था। उस लम्हे भाप से धुंधलाते माहौल में सर्दी की वजह से फैली धुंध में न जाने क्यों निदा मुझे बहुत अजीब सी लगी थी। बेचारी निदा बाप की मौजूदगी में यतीमों की तरह रह रही थी। अब जो होना था हो चुका। निदा की अम्मी को अब समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं उनके क्या पर्सनल मैटर हैं। वो इस कदर हाइपर थी कि एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अल्लाह पाक सबकी परेशानियों और तकलीफों को अपनी रहमत खास से दूर करे, आमीन। सर झुकाए उदास बैठी निदा पर नजरें जमाए जमाए मैंने अपने दिल में ही कहा। मेरे दिल में निदा के लिए मोहब्बत और हमदर्दी दिन रात बढ़ रही थी। मुझे जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि बड़े बड़े घर और शानदार गाड़ियां खुशियों की जामिन नहीं होती। निदा की अम्मी कितनी खूबसूरत हैं, कितनी मेहनत और मोहब्बत से अपने बच्चों की तरबियत कर रही हैं। घर के सारे काम संभाले हुए हैं, कोई नौकर नहीं है, सारा काम खुद करती हैं। अगर वो उसके अब्बू पर इस कदर हाइपर हो रही थी तो यकीनन कोई बहुत बड़ी बात होगी, वरना मैं तो कभी उनकी ऊंची आवाज़ तो बड़ी बात उनसे ज़्यादा बात तक नहीं करते देखा। अम्मी एक बार आप चलें तो सही। मैं अम्मी से बज़िद थी कि वो साजिद भाई के लिए एक दफ़ा निदा को देख लें। यूँ तो अम्मी कई बार निदा से मिल चुकी थी, लेकिन इस नज़रिए से कभी उसको नहीं देखा था। ये तुम क्या हर वक्त निदा निदा गाती रहती हो? मुझे नहीं करनी उससे शादी। साजिद भाई, जो बहुत तवज्जो से एक टॉक शो देख रहे थे, मुड़कर बोले। क्या मतलब? निदा के बारे में इस तरह बोलना मुझे बेहद बुरा लगा। क्या कमी है साजिद भाई उसमें? बेहद शाइस्ता, मुहज्जब, 5 वक्ता नमाजी, खूबसूरत, और क्या चाहिए आपको? मैंने जलकर साजिद भाई पर सवालों की बौछार कर दी। आपने देखा है निदा को? कितनी प्यारी है। मैं साजिद भाई के सर पर खड़ी सवाल कर रही थी। मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही मैंने देखा है। बस जिसको देखना है उसको मैं देख चुका। साजिद भाई ने आखिरी बिल्ली थैले से निकाल ही दी। क्या मतलब? मेरे साथ अम्मी भी चौंकी। अम्मी, एक लड़की है,
میں نہیں جانتا اس کا نام کیا ہے، وہ کون ہے۔ 6 ماہ سے اتفاقاً ہر جگہ وہ مجھ سے ٹکرا جاتی ہے، کبھی راستے میں، کبھی شاپنگ مال میں، کبھی بینک میں، اور بس نہ جانے کیسے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی، میں اس کا نام تک نہیں جانتا، لیکن ہاں، اس کو فالو کر کے میں اس کا گھر دیکھ لیا ہے۔ امی، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی خاموش تھی اور میں ساجد بھائی کو عجیب و غریب محبت کی کہانی سانس روکے سنے جا رہی تھی۔ نہ آتا، نہ پتا، نہ جان، نہ پہچان، نہ جانے کون ہے، کیسی ہے، ہم کیسے اس سے تمہاری شادی کر دیں؟ آخرکار امی نے خاموشی توڑ کر کہا۔ امی، میں نے ایک دفعہ اس کی خاموشی سے موبائل کیمرے سے تصویر لی تھی، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ساجد بھائی نے موبائل فون میں اس کی تصویر تلاش کی۔ یا اللہ، یہ ساجد بھائی کتنے گہرے نکلے، خود ہی خود راہ چلتے لڑکی پسند کر لی۔ میرے کون سے 10-12 بھائی ہیں کہ چلو یہ نہ صحیح تو کوئی اور صحیح، ایک ہی تو میرے بھائی ہیں۔ کتنی خواہش تھی میری ندا کو بھابھی بنانے کی۔ اس اندیکھی لڑکی پر مجھے بے اختیار غصہ آنے لگا۔ لو ندا، تصویر دیکھو۔ امی نے بھیا کا موبائل میری طرف بڑھایا۔ میں نہیں دیکھ رہی، میں نے بیزاری سے کہا، لیکن جب میری نظر تصویر پر پڑی تو تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ ندا میری بات سن کر اچھل ہی تو پڑی تھی۔ اس میں دماغ خراب ہونے کی کیا بات ہے؟ تم مجھ کو، میری امی کو، سب سے زیادہ میرے بھائی کو بہت پسند ہو، اور میں تم کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہوں، اس لیے میں اپنی امی کے ساتھ تمہارے گھر آنا چاہتی ہوں۔ میں نے آرام سے چوئنگم چباتے ہوئے اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے شازیہ، تم نہیں جانتی میں شادی نہیں کر سکتی۔ ممی تو میرے گھر سے باہر نکلنا بالکل پسند نہیں کرتی۔ برسوں میں ان کی منت و سماجت کی تو مجھے اپنوں نے باہر نکلنے اور تم سے دوستی کی اجازت دی۔ تم خود جانتی ہو انہوں نے مجھے کبھی تمہارے گھر تک نہیں آنے دیا۔ اگر ان کو تمہارے ارادے کا علم ہو گیا تو یقین کرو میری اور تمہاری دوستی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ارے یار، تمہاری شادی کہیں نہ کہیں تو ہوگی نا، تو پھر میرے بھائی سے کیوں نہ ہو؟ میں بس ضد تھی۔ شازیہ، میری شادی نہیں ہو سکتی۔ ندا رو دینے والی ہو گئی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ارے میری بہن، تم اس دنیا میں رہتی ہو تو شادی تو ہوگی نا۔ میں ہنسی تھی۔ ندا چند لمحوں تک ساکت نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے اٹھ کر چل دی، اور میں حیران سے اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ دیکھتی رہ گئی۔ میں کبھی گھر کے مفصل بوسیدہ دروازے کو دیکھتی اور کبھی حیران کھڑی امی اور ساجد بھائی کو۔ یہی گھر ہے، میں نے امی کو یقین دلانا چاہا۔ ہاں، گھر تو یہی ہے۔ ساجد بھائی بھی جیسے اپنے آپ سے بولے تھے۔ بے ربط اونچی اونچی جھاڑیاں، ستونوں کا اکھڑا پلستر، اندر دروازے کے آگے اتنا تناور درخت جو یہ ثابت کر رہا تھا کہ یہ دروازہ برسوں سے نہیں کھلا۔ تیز ہواؤں کے سبب عجیب پراسراریت پیدا کرتے لہراتے اونچے اونچے درخت، اندھیرا، گھپ، زنگ آلود لوہے کا کٹہرا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ رات ہی رات میں کیسے ہو گیا۔ کل تو اس دروازے سے میں اندر گئی تھی، نرم صوفوں پر بیٹھ کر آتش دان کے قریب دبی اس قالین پر پیر جما کر میں نے بیٹھ کر کافی پی تھی، دیر تک گپ شپ لگائی تھی۔ ندا کی امی نے گرم گرم سوپ بنایا تھا جو میں نے فرمائش کر کے دوبارہ پیا تھا، اور جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تھا تو ندا نے بہت محبت سے ایک قیمتی گرم شال میرے کاندھے پر پھیلاتے ہوئے کہا تھا کہ باہر سردی ہوگی، یہ اوڑھ لو، اور وہ شال اب بھی میرے شانوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ میں ندا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود آج امی اور ساجد بھائی کے ساتھ ان کے گھر آ گئی تھی۔ حیرت اور اتفاق کی بات ہے کہ جس لڑکی کو ساجد بھائی دل میں بسائے پھر رہے تھے وہ ندا ہی تھی، لیکن یہ کیا؟ ہم تینوں کے سوالیہ چہرے ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے۔ خیریت، آپ لوگ یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ ایک صاحب نے، جو شاید اسی اسٹریٹ پر رہتے تھے، ہمارے پاس آ کر ہم سے پوچھا تھا۔ یہاں میری دوست رہتی ہے، میں کل شام کو یہاں سے ہو کر گئی ہوں۔ مجھے اپنی آواز خود خلاؤں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ بی بی، یہ گھر برسوں سے ویران پڑا ہے۔ ہم اپنے باپ دادا سے سنتے آئے ہیں کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ راتوں کو یہاں ہنسنے کی، کھیلنے کی اور کبھی کبھی میاں بیوی کے جھگڑے کی آوازیں آتی ہیں۔ سارا محلہ سنتا ہے۔ مغرب کے بعد تو کوئی اس گھر کے سامنے سے بھی نہیں گزرتا، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کل شام آپ اس گھر کے اندر تھیں؟ وہ صاحب خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ میری دماغی حالت پر مشکوک بھی تھے۔ وہ صاحب کب کے جا چکے تھے۔ امی اور ساجد بھائی عجیب
गुमगू सी हालत में गाड़ी में बैठ चुके थे। मैंने गाड़ी में बैठते बैठते एक हिप्नोटाइज सी कैफियत में दोबारा उस खंडर की तरफ देखा जो कल तक एक जगमगाता हुआ घर था, और फिर मेरी नजर टेरेस में कुर्सी पर बैठी निदा पर पड़ी थी। निदा? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला था और मैंने गवाही के तौर पर अम्मी और साजिद भाई की तरफ देखा था। इससे पहले कि वो दोनों मुझे पागल समझने लगते, मेरे मोबाइल की घंटी बजी थी और स्क्रीन पर निदा का नंबर जगमगा रहा था। जमाना हो गया हमको मरे हुए। मैं और मेरा भाई शकील अम्मी और अब्बू के साथ इस घर में रहते थे। हमारा घराना एक मिसाली मोहब्बत भरा घराना था। मेरे अब्बू मेरी अम्मी को बेहद चाहते थे। फिर हमारे घर को नजर लग गई। मेरे अब्बू का एक लड़की से अफेयर चल गया। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ये घर मेरी अम्मी का था। मेरी अम्मी को सख्त सदमा हुआ और उन्होंने अब्बू की बेवफाई का जवाब इस तरह दिया कि उनसे हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर लिया और अब्बू ने भी हमको छोड़ दिया। मैं अपनी अम्मी का वो दुख एक बेटी की हैसियत से अच्छी तरह समझ सकती हूँ। अम्मी हमारी माँ भी बन गई और बाप भी। कुछ अरसे के बाद अब्बू को एहसास हुआ कि उनकी अम्मी की कद्र और हमारी मोहब्बत की पहचान हुई, लेकिन अम्मी किसी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। अब्बू की दूसरी बीवी माँ नहीं बन सकती थी। अब्बू हमारे लिए तड़पने लगे। अब्बू ने हमारी कस्टडी के सिलसिले में कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने अब्बू के हक में फैसला सुना दिया। अम्मी तो जैसे पागल हो गई। ना वो हमारे बगैर और ना ही हम उनके बगैर रह सकते थे। वो रात कयामत की रात थी जिसके खत्म होने पर तुलू होने वाली सुबह को अब्बू हमको ले जाते और फिर अम्मी ने दूध में जहर मिलाकर हमको पिला दिया और खुद भी पी लिया। हम बाप के घर जाने के बजाय अपनी माँ के साथ उनकी आगोश में मौत की वादी में जा सोए। किस्मत देखो, अब्बू जो सुबह बहुत खुश खुश अपनी दूसरी बीवी और सास के साथ हमको हमारी अम्मी से छीनने आ रहे थे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो सब मर गए। हमारे जिस्म बज़ाहिर इस घर से बाहर निकलकर मनो मट्टी तले जा सोए हैं, लेकिन ज़माना गुजर गया। आज भी हम इस घर में रहते हैं। सर्दियों की शामों में अम्मी चिकन सूप बनाती हैं और गर्मी की दोपहर में हम तीनों ठंडा मैंगो शेक पीते हैं। हम हंसते हैं, हम खेलते हैं, हम रोते हैं। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जैसा कि तुमने देखा था कि मेरे अब्बू घर के अंदर आने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। वो चाहते हैं कि उनकी दूसरी बीवी और उनकी सास, वो सब भी ये फाटक फलांग कर इस घर के अंदर आ जाएं और फिर हम सब मिलकर साथ रहें। लेकिन अम्मी ने कभी उनको घर में दाखिल नहीं होने दिया। उनकी रूहें भटकती हैं, लेकिन अम्मी उनको मुआफ करने के लिए तैयार नहीं है। एक ज़माना गुजर गया था, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली। मेरी बहुत जिद से मजबूर होकर अम्मी ने मुझे बाहर जाने की इजाज़त दी और फिर मुझे तुम मिल गई। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी अम्मी भी बहुत अच्छी हैं। और पता है, सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि मरने के बरसों बाद मुझे साजिद से मोहब्बत हो गई है। मैं साकित कान मोबाइल से लगाए उसकी बातें सुन रही थी। अम्मी आयतल कुर्सी पढ़ रही थी और मुझ पर फूंके मार रही थी कि मैं एक भटकती रूह के साथ ताल्लुक जोड़े फिर रही थी। साजिद भाई सर झुकाए खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। हम उस आसेब ज़दा घर से बहुत दूर निकल आए, लेकिन निदा गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। उसके कान से फ़ोन लगा हुआ था। वो मुझसे बातें कर रही थी। मैं नम आंखों से उसको हवा में चलता हुआ देख रही थी। मुझे उससे कोई खौफ, कोई डर महसूस नहीं हो रहा था। तुम बहुत अच्छी हो मेरी दोस्त। साजिद की शादी किसी बहुत अच्छी लड़की से करना। मैं वापस जा रही हूँ। अब शायद कभी भी उस घर से बाहर ना निकल सकूं, लेकिन हाँ, एक ज़माने के बाद भी मुझे एहसास हुआ मोहब्बत जिंदा है, मोहब्बत बाकी है। वो पलट गई। मेरा दिल चाहा उससे लिपट कर बहुत रोऊं, मैं उसको रोक लूं, लेकिन नहीं, मैं उसको रोक नहीं सकती थी। मैं उससे लिपट नहीं सकती थी। वो हवा में तहलील हो गई थी। उसके वजूद को हवा में तहलील होता देखकर मैं फूट फूट कर रो रही थी। मुझे रोता देखकर मेरी सीधी सादी माँ घबरा गई। वो समझी शायद मुझ पर आसेब हो गया है। वो बाआवाज़ बुलंद आयतल कुर्सी पढ़ने लगी, लेकिन मैं उनको क्या बताती। मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो उससे मोहब्बत कर बैठी थी, जो सदियों बाद अपने घर से मोहब्बत ढूंढने निकली थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता
इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।